अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 1650 पार्ट 3। ख़त्म ही नहीं हो रहा ये चैप्टर। तो ये टॉपिक नंबर 111 डिफेंस ऑफ बोरोइंग कॉम्प्रोमाइज़। इस पूरे टॉपिक में कुछ भी समझाने वाला नहीं है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, बस एक बार पढ़ने वाला है। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने बोला है कि भाई बोरो तो हर किसी लैंग्वेज को करना ही करना है। वो इंग्लिश ने भी किया, वो लैटिन भी करती है, वो ग्रीक भी करती है, तो बोरो इंग्लिश ने भी किया, दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स बोरो किए। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ अब क्या था? कॉम्प्रोमाइज़ को इस हवाले से आप कह लें कि कुछ ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और कुछ ने क्रिटिसिज्म कर दिया उन वर्ड्स पे जो बोरो किए जा रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहले ऑपोजिशन हुई इनकॉरन टर्म्स पे। इनकॉरन टर्म्स क्या होती हैं? ये जो बोरो किए जाते हैं वर्ड्स वो होती हैं, या उन एक लफ्ज़ है किसी दूसरी लैंग्वेज का या आपकी ही लैंग्वेज का, उससे आपने एक न्यू फॉर्म निकाल ली। और ये दोनों चीज़ें बहुत अननेसेसरी थी, ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, ना बोरो करने की ज़रूरत थी, ना इसका न्यू फॉर्म लगाने की ज़रूरत थी, पर फिर भी आपने ये कर दिया, तो वो इनकॉम टर्म्स कहलाती हैं। तो जी ये आप MCQs के हवाले से याद रखेंगे। ओपोजिशन हुई इनकॉम टर्म्स की। मिडल और 16th सेंचुरी में इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई कि वो अपनी हाइट पे थी, अपनी अरूज पे थी ओपोजिशन। इसके अलावा एलिज़ाबेथ रीजन के एंड पे बोरोइंग के इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि एक ये अटैक के तौर पर सामने आ गया। अब वो अटैक क्या था? वो प्रोसीजर पे अटैक नहीं था कि जिस तरह हम बोरो करते हैं, वो उसके जो जिस तरह अब्यूज़ किया जाता है उस प्रोसीजर को, उसको उसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। अब वो क्या था कि जैसे अब हमने एक फ्रेंच ने लफ्ज़ किसी से बोरो किया है एक फ्रेंच ने किसी से बोरो किया है। अब वो उस लफ्ज़ को वैसे नहीं बोल रहा, वो उससे अपने लहजे में बोल रहा है, अपना ही उसने रूल बना लिए हुए हैं। तो एक ये ना उन्होंने कहा कि अब्यूज़ है भाई लैंग्वेज को, कि दूसरी लैंग्वेज को जिससे वो बोरो किया गया है ये इस तरह नहीं चलता। तो ये इस तरह ना उन्होंने एक ये क्रिटिसिज्म कर दिया। तो ये भी आपने MCQs के हवाले से याद रखना है कि एलिज़ाबेथ रीजन में क्रिटिसिज्म ऑन बोरोइंग ऑफ वर्ड्स। इंथुजियस्ट एंड पेडेंट। अच्छा, पेडेंट से क्या मुराद होता है? वो लोग जो छोटे छोटे रूल्स और छोटी छोटी डिटेल्स को ना बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि बस जो गहराई में जाके सोचते हैं। तो इट नीड्स टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव के उन्होंने कहा कि हम ना इस बोरोइंग के जो पर्सपेक्टिव है इसको इस हवाले से भी देखते हैं। मतलब कि इंथुसियस्ट और इस तरह पेडेंट के लोग, पेडेंट जैसे लोग, वो किस तरह देखते हैं इस बोरोइंग को और ऐसे चेंज को। तो सबसे पहले है क्रिटिसिज्म ऑफ रीज़नेबल पीपल अपॉन द प्रैक्टिस के वो रीज़नेबल रीज़न से क्रिटिसिज्म करते थे इस प्रैक्टिस पे, ये जो बोरोइंग की है और जो चेंज उस वर्ड्स में लाया जाता है। स्वीपिंग टर्म्स से क्या मुराद है कि ऐसी टर्म्स जो जिनका बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है। मतलब किसी आपने लैंग्वेज से वर्ड बोरो किया तो उसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स क्या असरअंदाज करते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं आपकी लैंग्वेज पे? इनकन्सिस्टेंट विद देयर ओन यूसेज के उन्होंने क्रिटिसिज्म तो कर दिया, ठीक है, कि जी ये लोग ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते, इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, उसके असल मतलब को नहीं पहचानते, इस तरह। पर वो ख़ुद भी इनकन्सिस्टेंट थे, वो ख़ुद भी अपने ना इस्तेमाल किए हुए जो वर्ड थे उनके साथ मुसलसल नहीं वो रहते थे, वो उसका भी लहजा बदलते रहते थे, उनका भी मीनिंग बदलते थे। वो अपनी लैंग्वेज में वो ख़ुद भी इनकन्सिस्टेंट थे। जैसे कि पुटनहैम, यहाँ पे पुटनहैम की उन्होंने एग्जांपल दी है कि उसने वार्न किया था इनकॉर्न टर्म्स के हवाले से कि ऐसी टर्म्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, पर फिर भी उसने ख़ुद भी ऐसा ही काम किया है। ठीक है। नोबडी कुड होली अवॉइड द यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स। कोई भी
अवॉइड नहीं कर सकता। अगर एक चीज़ आ रही है लैंग्वेज में तो वो उसे यूज़ करेगा ही करेगा। राइटर्स डिफर्ड इन एक्सटेंट, जो राइटर्स लिखते हैं ज़ाहिर सी बात है वो अलग होते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने लहजों में, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने मुताबिक लिखेंगे ही लिखेंगे, अपनी प्रोनाउंसिएशन करेंगे ही करेंगे और अपना मीनिंग देंगे ही देंगे। तो ये उन्होंने कहा कि ये तो होगा ही होगा, बस ये तो होगा, ये उन्होंने सिंपल सा बोल दिया। टॉपिक नंबर 112, परमानेंट एडिशंस एंड अडेप्टेशंस। अब इसमें उन्होंने परमानेंट एडिशन जो इंग्लिश में हो गई और अडेप्टेशन जो चेंज आया उन वर्ड्स में वो बता रहे हैं। बेसिकली कुछ समझाने वाला नहीं है, एक बार पढ़ने वाला है, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। समझाने वाला कुछ होता तो मैं ऑब्वियसली आपको समझा देती। एमसीक्यूज के हवाले से आप ये देखने के इलियट जो था उसने एक वर्ड चाहा ऑल मैनर्स ऑफ लर्निंग के लिए कि मुझे इसका मीनिंग के हवाले से ना एक वर्ड मिल जाए जो इसे सिम्बलाइज़ करे, ऑल मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो किसी ने उसे डॉक्ट्राइन इस वर्ड को बोल दिया, किसी ने साइंस के हवाले से बोल दिया, पर ग्रीक में इसका सॉल्यूशन मिला और वो था इंसाइक्लोपीडिया। ये हमने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। द वर्ड दैट वर इंट्रोड्यूस एट दिस टाइम वर ऑफन बेसिक वर्ड्स, नाउन्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। ठीक, आगे उन्होंने वो दे दिया कि नाउन्स क्या क्या बोरो किया गया, एडजेक्टिव क्या बोरो किए गए, वर्ब क्या बोरो किए गए। ये आपने एक बार पढ़ लेना है और ये याद करने वाला भी नहीं है। मैं आपको चैप्टर के एंड पे हर बार की तरह बता दूंगी क्या याद करने वाला है क्या नहीं। ठीक है। रूट ऑफ एंट्री वर्ड्स के, कहाँ से एंट्री आ रही थी वर्ड्स की, कहाँ से बोरो किए जा रहे थे वर्ड्स लैंग्वेज में। ग्रीक वर्ड्स केम फ्रॉम इंग्लिश थ्रू लैटिन और फ्रेंच। जो ग्रीक वर्ड्स थे वो इंग्लिश में लैटिन और फ्रेंच के थ्रू आ रहे थे, पर रीनेंस जो था पीरियड उसमें डायरेक्टली ग्रीक से इंट्रोड्यूस किए गए। पहले तो ये था ना कि ग्रीक से ट्रांसलेशन की गई लैटिन में, फिर फ्रेंच में, फिर इस तरह वो इंग्लिश में दाखिल हुए, पर रीनेंस पीरियड में दोबारा से इंट्रोड्यूस किए गए डायरेक्ट ट्रांसलेशन ग्रीक से की गई। अडाप्टेशन, अब अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, अब क्या चेंजेस आ रही हैं उन वर्ड्स में। तो कुछ ने अपना जो था असल ओरिजिनल वर्ड वो फॉर्म वो नहीं छोड़ी। ठीक है, वो जो भी जहाँ जिस भी लैंग्वेज से वो आते थे उन्होंने अपनी वो फॉर्म नहीं छोड़ी, उन्होंने वही फॉर्म लेके रखी। कुछ वर्ड्स आते थे, अब कुछ वर्ड्स थे अडेप्टेशन थ्रू कटिंग ऑफ द लैटिन एंडिंग के, कुछ वर्ड थे जिनमें चेंजेस करनी पड़ी। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने मिसाल दिया, फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रेचुरल, ये इंग्लिश वर्ड है जबकि लैटिन में उसको कैसे लिखा जाता था, कॉन्ग्रेचुलिस, एंड पे IS लगाया जाता था। इसी तरह इनकी चेंजेस की गई। यहाँ पे एक बार आगे देख लें, ये सारी मिसालें ही दी गई हैं। अच्छा, अब यही बात आगे वो दोबारा से और मिसालें दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ी। जैसे कि लैटिन के एडजेक्टिव के एंड पे US लगता था, यहाँ पे है US लगता था, अब उसे इंग्लिश के OUS में चेंज करना पड़ा। ठीक है, ये आगे उन्होंने मिसाल भी दी है। लैटिन में था कॉन्सिपिकस, जबकि हम यहाँ अपने लैंग्वेज में कॉन्सिपिशियस लगाते हैं। ठीक है, यही आगे उन्होंने सारे इस टॉपिक में बताया गया है। ये आपने एक बार पढ़ लेना है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। टॉपिक नंबर 113, गिविंग न्यू मीनिंग्स। जाहिर सी बात है जब लैंग्वेज में आ रहा है एक चीज़ तो उसे न्यू मीनिंग्स भी दिए जाएंगे। अब सब कुछ तो हो रहा है तो ये भी होएगा, और क्या। परमानेंट एडिशंस एंड अडेप्टेशंस। MCQs के हवाले से ये देख लें कि इंटेलिजेंस को, जो पहले इंटेलिजेंस का जो वर्ड था उसे पहले गोवर एक तहरीर थी उसमें इस्तेमाल किया गया ओकेजनली इन द 15th सेंचुरी। ठीक है, जबकि इन द गवर्नर एलियट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि उसने एक तहरीर लिखी थी एलियट ने, उसमें इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल किया गया, एक एलिगेंट वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। किसके लिए? उन म्यूचुअल ट्रीटीज़ के लिए, उन अहदनामों के लिए दो कंट्रीज़ में, या लीगल नोटिस जो ऐसे होते हैं उनमें जो लेटर के ज़रिए कन्वे किए जाएँ या मैसेज हो,
उनके जो उस चीज़ के लिए वर्ड हो इस्तेमाल होगा वो इंटेलिजेंस होगा। उसने ये बोला कि म्यूचुअल ट्रीटीज़ अहदनामे दो कंट्रीज़ में या लीगल नोटिसेस, वो अब मैसेजेस हों या लेटर्स हों, वो जो भी हों, इसके लिए इंटेलिजेंस यूज़ होगा। अब आगे ये MCQs के हवाले से जो इन्होंने बोल्ड में लिखा है ना, ये आप देख लें कि जी अब वो है ना, किसी दौर में एक वर्ड का कोई मीनिंग था, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। ये वो बात है कि फेस्टिडियस जो था वो 1440 में उसका प्राउड और स्कॉर्नफुल मीनिंग था। फिर करते करते डिस्टेटफुल डिस्गस्टिंग आ गया, फिर हार्ड टू प्ले और फुसी आ गया। तो ये मीनिंग चेंज होते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट का वो कह रहे हैं कि पहले इसका कास्ट ऑफ था और अब इसका कुछ और है। टॉपिक नंबर 114, रीइंफोर्समेंट थ्रू फ्रेंच। हम सब जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्रू फ्रेंच ने कितना इन्फ्लुएंस किया है इंग्लिश को, हम सब जानते हैं, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि अब it is not always possible to say whether a word is directly from Latin or came indirectly through French। के वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कोई वर्ड डायरेक्टली लैटिन से आया है कि वो फ्रेंच से आया है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ्रेंच ने भी लैटिन के बोरो किए हैं, तो इंग्लिश ने फ्रेंच के बोरो किया। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली लैटिन से आया है कि वो इनडायरेक्टली फ्रेंच से आया है। तो यही वो कह रहे हैं कि जैसे कि मिसाल दी है कि वर्ड फैक्ट रिप्रेजेंट द लैटिन फैक्टम एंड नॉट द फ्रेंच फेट। वही बात है कि एक ही वर्ड है दो लैंग्वेज में, पर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में फैक्ट जो है वो लैटिन फैक्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंच फेट को नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मीनिंग अलग होगा। तो यही इन्होंने आगे मिसाल दी गई हैं, ये सारी मिसालें ही दी गई हैं, बताया गया है कि ये इसका यहाँ पे मीनिंग है, फ्रेंच में इसका ये मीनिंग है और लैटिन में इसका ये मीनिंग है और इंग्लिश में ये मीनिंग देती है। तो आपने ये एक बार पढ़ लेना है, समझने वाला कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 115, परमानेंट एडिशंस एंड अडेप्टेशंस। अच्छा जी, स्ट्रेंज वर्ड्स जो 16th सेंचुरी में ना जो क्लासेस उनकी 3 बयान की गई कि 3 क्लासेस हैं जो जिनको स्ट्रेंज वर्ड्स बोला जाता था, दूसरी लैंग्वेजेस से जो बोरो किए जाते थे, और उन्हें स्ट्रेंज वर्ड्स, अनफेमिलियर वर्ड्स बोला जाता था। और वो क्या थे, क्या करेक्टराइज थे उनके, क्या कैसे सिम्बलाइज किया जाता था, इनफॉर्म टर्म्स में आपको पहले बता चुकी हूँ। ओवरसी लैंग्वेज क्या होती है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, फॉरेन लैंग्वेज। जैसे पाकिस्तान है ना, अब इसमें फॉरेन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये इतनी नहीं बोली जाती, कम से कम ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन उसमें नहीं बोली जाती। जो ये फॉरेन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है। तो उसे ओवरसी लैंग्वेज, किसी भी मुल्क में एक सेकंड लैंग्वेज जो वहाँ पे इतनी नहीं बोली जाती, सेकंड लैंग्वेज नहीं, फॉरेन लैंग्वेज जो वहाँ पे इतनी नहीं बोली जाती, अनफेमिलियर होती है, उसे ओवरसी लैंग्वेज बोलते हैं। और चौसरिज्म, ये आपको पता है चौसर की जो थी लैंग्वेज। अच्छा, अब बोरो किए जा रहे थे, इंग्लिश वोकैबलरी जो थी वो 50 लैंग्वेजेस से बोरो कर रही थी। जो इंग्लिश थी ना, वो अपनी वोकैबलरी 50 लैंग्वेजेस से बोरो कर रही थी। वो लैंग्वेजेस क्या थी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश। इसके अलावा जी ये एक प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इटालियनेट। अब इंग्लिश ने ना बहुत सारी लैंग्वेज से बोरो किया, ठीक है, इटालियन से भी बोरो किया, ठीक है। तो अब उसके खिलाफ ना ये प्रोटेस्ट भी किया गया कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इटालियनेट इंग्लिशमैन आर फ्रिक्वेंट इन एलिजाबेथन लिटरेचर। या आपने MCQs के हवाले से याद रखना है। क्या उसका ऑब्जेक्शन थे, वो ये थे कि ये जो थे करप्टेड मॉरल्स के ये लोग, इनमें कोई मॉरलिटी नहीं थी, बहुत बदतमीज़ लोग इनको समझा जाता था, ठीक है। और ब्राउड आउटलैंडिश फैशन के, बहुत ही अजीब किस्म का ये फैशन करते थे, अनफेमिलियर सा, ठीक है। एंड पाउडर्ड देयर टॉक विद ओवरसी लैंग्वेज के, ये अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेजेस के साथ मिला के बोलते थे, ओवरसी लैंग्वेज का बहुत यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है। ये प्रोटेस्ट था।
रीजंस दैट प्रमोटेड इट ऑल, क्योंकि रीजंस क्या थी कि भाई कि इतनी सारी लैंग्वेजेस का बोरो किया जाना इंग्लिश में, इतनी सारी लैंग्वेजेस, कोई एक लैंग्वेज नहीं, इतनी सारी लैंग्वेज, तो इसका रीज़न क्या था? रीज़न उसने बताया कॉस्मोपॉलिटन टेंडेंसी, कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारी नेशंस के। वहाँ पे फ्रेंच मौजूद था, वहाँ पे इंग्लिश मैन मौजूद था, वहाँ पे जर्मन जो थे वो मौजूद थे, जर्मन इन्वेडर्स, वहाँ पे एंगल सैक्सन जूट्स और पता नहीं कौन कौन मौजूद थे। तो इस वजह से बहुत सारी बोरोइंग हुई लैंग्वेज की, वर्ड्स की। ये एक रीज़न थी। स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर के जी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो थे ना, पेरेंट थे, बहुत ज़्यादा उन्हें शौक था नए नए वर्ड्स एक्सप्लोर करने का, इधर भी थे। और इंटरेस्ट इन द न्यू वर्ल्ड, कि और दुनिया के कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा दुनिया का नया हिस्सा है, उसे भी एक्सप्लोर करें हम, इंटरेस्ट है जी हमारा उसमें। तो ये रीजंस थी जी, प्रमोटेड इट ऑल इंक्लूडेड। ठीक, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ में आपको साथ साथ बता चुकी हूँ। अच्छा, ये इंटेलिजेंस का आप कर लें, ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि पहले किस तरह यूज़ होता था, कहाँ पे यूज़ हुआ, और अब ये इसका क्या मतलब, कि इलियट ने उसका कहाँ पे कैसे यूज़ किया। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है अपने अल्फाज में। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी मुश्किल वर्डिंग ही लिखें, आप अपने आसान से अल्फाज में लिखेंगे, आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। होते ही कितने नंबर हैं? 3 नंबर तो होते हैं। इसके अलावा ये कि वो स्ट्रेंज वर्ड्स पूछ सकते हैं कि क्या कैसे करेक्टराइज़ किए गए, आप बताएं। तो आपने स्ट्रेंज वर्ड्स के करेक्टराइजेशन बता देनी है कि इन कौन टर्म्स थी, ओवरसी लैंग्वेज थी और चौसरिज्म था। आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा यह भी आपसे पूछ सकते हैं कि 50 लैंग्वेजेस से वो कर रहे थे, तो कोई 5 उनमें से बता दें, तो उनमें आपने 5 बता देनी है। वो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके अलावा ये प्रोटेस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एलिज़ाबेथन लिटरेचर में जो इटालियन इंग्लिशमैन का प्रोटेस्ट किया गया, उसके क्या ऑब्जेक्शंस थे, वो आप हमें बताएं। तो ये 3 बता देने आपने: करप्ट मॉरल्स, आउटलैंडिश फैशन, पावर्ड देयर टॉक विद ओवरसी लैंग्वेज। ठीक, रीजंस भी आपसे पूछ सकते हैं, रीजंस दैट प्रमोटेड एट ऑल इंक्लूडेड, तो आपने ये रीजंस बता देनी है। ठीक, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई, फिर भी कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।